हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एड जोन पटना पे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट और आज इसका 8th लेक्चर है। और आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रिक एसिड 7.5, दैट इज नाइट्रिक एसिड। सो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? वी नो वेरी वेल, HNO3। अब जैसे इसमें हम नाइट्रोजन का जरा ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखें, OS ऑक्सीजन -2 3 टाइम्स -6 +1 -5 इन ऑर्डर टू बैलेंस और न्यूट्रलाइज +5। तो नाइट्रोजन किस स्टेट में है? +5 OS में। प्रीवियस लेक्चर में हमने नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड पढ़े थे और उसे क्लियर हो गया था कि नाइट्रोजन क्या होता है। +1 स्टेट में भी होता है, +2 में भी होता है, +3 में भी होता है, +4 में भी, +5 में भी। यहाँ पे हमारा क्या था? N2O था, यहाँ NO था, यहाँ N2O3 था, यहाँ NO2 और इसका डाइमर N2O4 था, यहाँ पे N2O5 था। इसके बताने का मकसद क्या है कि नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने स्टेट में रह सकता है? +1 बढ़कर 2 +3 नेक्स्ट +4, मैक्सिमम 1 इज द +5। अब मैक्सिमम +5 में है तो यहाँ तो नाइट्रोजन ऑलरेडी मैक्सिमम स्टेट में है। मैक्सिमम स्टेट में होने का क्या फायदा होगा, इस चीज को समझते हैं। और HNO3 हमें पता है नाइट्रिक एसिड, तो नाम में ही लगा हुआ एसिड, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या होगा हमारा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये तो हमको पता होना चाहिए। दूसरी बात, ये मोनोबेसिक एसिड है। वो कैसे, अभी बताता हूं। मोनोबेसिक एसिड है और एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन तीनों पॉइंट को मैं अभी 1 बाय 1 समझा देता हूं। इस पॉइंट को तो मैंने अभी क्लियर कर दिया, क्यों अभी कर देता हूं कि ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जो खुद मैक्सिमम स्टेट में हो वो अब उससे आगे नहीं जा सकता है। नाइट्रोजन कैन नॉट गो बियॉन्ड द +5 स्टेट। सो जब +5 के आगे नहीं जाता है तो नाइट्रोजन के पास ऑप्शन है कि वो पीछे ही जाएगा। दैट मीन्स टू से डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन्स टू से उसका रिडक्शन होगा, और जिसका खुद का सेल्फ रिडक्शन होगा वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। दैट्स व्हाई इट इज बिहेविंग एज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि HNO3 में नाइट्रोजन इज इन द प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे? ऑक्सीजन -2 3 टाइम्स -6 +1 ओवरऑल -5 इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज +5। नाइट्रोजन जब +5 स्टेट में होता है, जो हमने नॉक्स में पढ़ा हुआ आई थिंक 7.4 में नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड में, तो +5 से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +5 हो सकता है, जो ऑलरेडी वो एक्वायर कर चुका है इन द नाइट्रिक एसिड। अब +5 जब वो एक्वायर कर चुका है तो +5 से एक्सटेंड नहीं करके उसको डिक्रीज ही करना होगा। और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करने का ऑप्शन है, दैट मीन्स टू से इनका हमेशा सेल्फ रिडक्शन होगा। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स रिडक्शन। जब सेल्फ रिडक्शन होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे। दैट्स व्हाई दे आर बिहेविंग एज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो आई थिंक ये पॉइंट मैंने आपको बहुत क्लियर कर दिया है। नाउ वी आर मूविंग स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड को देख के तो हम बता नहीं सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, तो हमें सबसे बेटर हमें उनको, जैसे HCl अच्छा एसिड है, H2SO4 अच्छा एसिड है, हमें थोड़ा एसिड इन जनरल हमें बाय हार्ट करना है या प्रैक्टिस के साथ समझ में आ जाएगा, क्योंकि एवरीवेयर हर जगह जाके हम चेक नहीं करेंगे। तो कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस जो फेमस वन है वो हमें पता होने चाहिए। तो HNO3 हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, विच इज वेल नोन थिंग। अब मोनोबेसिक एसिड कैसे है? HNO3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे बनेगा? अगर सिंपलर स्ट्रक्चर लें तो NO3 और इस O से एक H अटैच हो जाएगा, इस O से एक H अटैच हो जाएगा। अभी मैं सारा सिग्मा बॉन्ड ले रहा हूं, अभी पाइप पे जाने के या ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, वो करके भी दिखा दूंगा। सो ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं, ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं, यही निकल सकते हैं, यही आयनाइज हो सकते हैं और यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिसिटी के लिए। इसका डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे जब ऑक्सो एसिड पढ़ेंगे 7.9 में। राइट नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम वी आर डीलिंग 7.5, we'll read these things in detail 7.9। so यहाँ पे क्लियर है कि ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन कितने हैं? 1। so बेसिसिटी क्या हो जाएगी? 1, मोनोबेसिक। क्लियर? अब अगर आप चाहें तो इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा आपको बैलेंस करके दिखा सकता हूं। HONOO। चलिए, नाइट्रोजन का मैक्सिमम वैलेंसी कितना हो सकता है? कोवैलेंसी 4 मैंने बहुत बार बताई हुई है, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन 5 की कोवैलेंसी नहीं कर पाएगा, इसीलिए नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता था। वी हैव डन मल्टीपल टाइम्स। सो नाइट्रोजन कर क्या सकता है? तो नाइट्रोजन का EC क्या होता है? 2H2 and 2P3 नाइट्रोजन का। एक्चुअली 7 है तो 1H2 भी रहता है, 2
प्लस 2 4 एंड 3 7, पर इंटरनल सेल से हमें मतलब नहीं रहता है, हमें सिर्फ वैलेंस सेल से मतलब होता है। तो एस में कितने बॉक्स और पी में कितने, तो एस में 1 2 3 4, सो मैक्सिमम कोवैलेंसी नाइट्रोजन कैन फॉर्म 4, तो नाइट्रोजन 4 बना सकता है, 1 2 3 हो गया, किसी एक के साथ डबल कर देंगे, नाइट्रोजन का कोवैलेंसी कंप्लीट है। नौ ऑक्सीजन का 2 कंप्लीट है, यहाँ बाकी है, उसके लिए देखेंगे हाइड्रोजन एक ही होता है। नौ अगर इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट काउंट करना है तो 2 and 2 पर बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 2 and 2 4 6 8, 2 4 6 8 नथिंग, 2 4 6 8, 2 4 6 8, क्लियर। और इसके अकॉर्डिंग हम हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस ऑक्सीजन का अगर हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो स्टेरिक नंबर कितना होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर, टोटल 4, if स्टेरिक नंबर इज 4 देन इट शुड बी sp3। इसका स्टेरिक नंबर देखना हो, नो लोन पेयर, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, सो sp2। सो स्टेरिक नंबर निकाल के इजिली हम इसका हाइब्रिडाइजेशन दे सकते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन जानने के बाद इसका ज्योमेट्री बताना इजी है सॉरी। तो HNO3 प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैक्सिमम पे है, तो अब उससे अधिक नहीं जाएगा तो डिक्रीज करेगा, तो रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, दैट्स व्हाई इट इज बिहेविंग एज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड बट इट इज द मोनोबेसिक, क्योंकि स्ट्रक्चर में जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन होते हैं वही बेसिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, विच विल डिस्कस इन डिटेल्स इन 7.9 इन ऑक्सो एसिड्स। बट यहाँ के लिए भी इतना काफी है, तो पहले इसको रब करेंगे और फर्दर मूव करेंगे। सो अब इसको क्या है और पॉइंट इसमें ऐड करना हो, तो इसको इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन भी बोलते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जब मैं स्ट्रक्चर बना रहा था, तो जो O से अटैच्ड हाइड्रोजन है वो कैसे बेसिसिटी से कनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं, वो मैं आपको 7.9 ऑक्सो एसिड्स में बताऊंगा, वही आ गया। तो डिटेल्स ऑक्सो एसिड का हमें 7.9 में पढ़ना है। इसको एक्वाफोर्टिस भी कहते हैं, या इसको स्पिरिट ऑफ नाइट्रे भी कहते हैं। क्लियर है सब? तो इसके नाम से बस आपको जानना है कि कभी कभी आपको जरूरत पड़ सकता है, एमसीक्यूज में कभी कभी आ सकता है कि 2-4 ऑप्शंस रहेंगे, कौन एक्वाफोर्टिस है या कौन स्पिरिट ऑफ नाइट्रे है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका प्रिपरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका? प्रिपरेशन। अब सबसे पहला जो हम प्रिपरेशन करेंगे लैब मेथड का, सबसे पहला प्रिपरेशन जो करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो प्रिपरेशन है किस चीज के लिए होगा? लेबोरेटरी के लिए। क्लियर? नाउ ये किस मेथड से होगा? तो ये हमारा होगा सॉल्ट पीटर मेथड से। अब सॉल्ट पीटर मेथड आपको सुना हुआ है, अगर आपको याद हो मैंने आपको पहले बताया है, आप याद करेंगे जब स्टार्टिंग में नाइट्रोजन का पहला लेक्चर हुआ था तो वहां पे हमने पढ़ा था पीटर मेथड्स में NaNO3 एंड KNO3। जब नाइट्रोजन के एग्जिस्टेंस की बात चल रही थी तो वहां पे मैंने इसको बोला था कि आपका चाइल्ड सॉल्ट पीटर है और ये आपका इंडियन सॉल्ट पीटर है। अब आपको याद आ गया होगा कि सारे प्रीवियस लेक्चर कैसे अब आगे कनेक्ट हो रहे हैं। सो ईच एंड एवरी प्रीवियस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सिंस वी आर डीलिंग विद द ग्रुप 15 सो दिस इज द काइंड ऑफ फाउंडेशन। सो ग्रुप 15 अगर आपको अच्छे से करना है तो ईच एंड एवरी लेक्चर को आपको बहुत ही अच्छे से देखना होगा, ताकि आपको ग्रुप 16, 17 और 18 बहुत आसानी से हो जाए, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट मैंने ग्रुप 15 के अंदर डाल रखा है। अब सॉल्ट पीटर मेथड में मैंने आपको क्या बोला, इधर हम KNO3 पोटेशियम का या सोडियम का ले सकते हैं, एक को चाइल्ड से सॉल्ट पीटर कहते हैं, दूसरे को इंडियन सॉल्ट पीटर। मैं सोडियम को ले रहा हूं NaNO3। इस NaNO3 को मैं किस चीज में डाल दूंगा? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डाल दूंगा, सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डाल दूंगा। और क्या बनेगा? अब यहाँ कुछ भी बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि रिएक्शन हो कैसा रहा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको आइडिया चल जाएगा। देखिए ये कैसे टूटेगा? Na+NO3-, Na+NO3-। कौन H2SO4 कैसे डिसोसिएट होगा? एक तरफ H+ आएगा, एक तरफ HSO4-। अब क्लियर है? प्लस को माइनस, माइनस को प्लस से कनेक्ट कर देंगे, प्लस किसके साथ जाएगा? माइनस, और देखिए क्या बनेगा, और प्लस माइनस ऑल्टरनेट कर देंगे तो यहां आपका क्या बन जाएगा? HNO3। ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो क्या बन गया हमारा? सबसे पहले बहुत सिंपल है, कुछ भी बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला? सिंपली डिसोसिएट कीजिए Na+NO3-, H+ रिमेनिंग थिंग HSO4-। प्लस माइनस के साथ, माइनस प्लस के साथ, Na प्लस है तो इस माइनस के साथ डाल दीजिए,
बहुत सिंपल समझ में आ गया होगा, और ये हमारा डिजायर प्रोडक्ट है, यही तो बनाना है हमको। क्लियर है? आई थिंक बहुत ही सिंपल है एकदम, आयनिक रिएक्शन एकदम सिंपल। Na प्लस NO3 माइनस H प्लस HSO4 माइनस, प्लस माइनस को अल्टरनेट कर देंगे, NO3 माइनस जो रहेगा H प्लस के साथ जब हमें HNO3 दे देगा, विच इज द नाइट्रिक एसिड। सो आई थिंक इट इज प्रीटी क्लियर। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, मेथड 2 करेंगे। मेथड 2 जो है हमारा इंडस्ट्रियल मेथड है। So after the lab method of preparation, now we are moving for the industrial method of preparation, which is very important for examination point of view, especially for the board examination. So वो क्या है हमारा process? That is the Ostwald process. Ostwald process, catalytic oxidation of ammonia. अब अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो बोर्ड में दो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रुप 15 से, पार्टिकुलरली जब नाइट्रोजन की बात हो तो हेबर्स प्रोसेस, और जब यहाँ पे HNO3 की बात हो तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस। सो ऑल्टरनेट दोनों आते ही रहते हैं, मींस आपको अच्छे से जानना ही होगा, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस को क्या कहते हैं? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराना है। तो स्टेप 1 देखिए, स्टेप 1 क्या कह रहा है? स्टेप 1 कह रहा है अमोनिया ऑक्सीडेशन बट कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। इंडस्ट्रियल पॉइंट है तो इंडस्ट्री के कंडीशंस रहेंगे कि सर्टेन टेम्परेचर, सर्टेन प्रेशर, बिकॉज इंडस्ट्री में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यील्ड चाहिए, मैक्सिमम यील्ड चाहिए होता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो। द सेम थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द हेबर्स प्रोसेस कि इंडस्ट्रियल के मैक्सिमम यील्ड के लिए हमें क्या क्या करना रहता है। नाउ अमोनिया का ऑक्सीडेशन कैटालिटिक, अमोनिया ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कैटालिटिक क्या है? प्लेटिनम एंड रोडियम का गैस या कैटालिस्ट रहता है जो 500 केल्विन टेम्परेचर एंड 9 बार का प्रेशर को मेंटेन करने से अमोनिया कन्वर्ट होकर हमें NO दे देता है और वाटर रिलीज हो जाता है। अब ये NO से हमारा काम नहीं चलेगा, वी वांट HNO3। इसको क्या करेंगे स्टेप 2 में? फर्दर इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे। अब क्या कर रहे हैं इसका फर्दर ऑक्सीडेशन, बट यहाँ ध्यान देंगे ये जो ऑक्सीडेशन हुआ वो कैटालिटिक हुआ है, ये हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक हमारा ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ये NO कहां कन्वर्ट हो गया? NO2 में। अब NO कहां कन्वर्ट हो गया? NO2 में। इस NO2 का हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। इस NO2 का अब स्टेप 3 में क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। अब हाइड्रोलाइसिस कर देंगे इस NO2 का, तो NO2 क्या दे देगा हमको? H प्लस OH माइनस टूट के अपना क्या बना देगा हमें? HNO3। यही HNO3 हमें चाहिए। ये जो यहां से हमें नाइट्रिक एसिड मिल रहा है ऑलमोस्ट 98% तक प्योर होता है। और दूसरी बात, ये जो NO हमें मिल रही है स्टेप 3 के प्रोडक्ट में, इस NO को हम कहां पे यूज कर सकते हैं? ध्यान से देखिए, यूज कर सकते हैं स्टेप 2 के रिएक्टेंट में। इससे हमारी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। तो मैं ब्रीफ रिवीजन दे देता हूं दोनों प्रिपरेशन का, एंड बोथ आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नाइट्रिक एसिड प्रिपरेशन। तो नाइट्रिक एसिड का पहला मेथड है प्रिपरेशन का लेबोरेटरी मेथड, विच इज द सॉल्ट पीटर मेथड। सॉल्ट पीटर में हमारे पास चाइल्ड सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर्स होते हैं। हमने NaNO3 को चूज किया है और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला है, जो दोनों को ब्रेक किया है, डिसोसिएट किया प्लस एन माइनस में ऑल्टरनेट करके ऐड कर दिया है HNO3 एंड NH4। HNO3 हमारा मिल गया। दूसरा मेथड ओस्टवाल्ड मेथड्स, which is the industrial one, which is very important one, and which is also known as catalytic oxidation of ammonia. अमोनिया का ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, प्लेटिनम और रोडियम कैटलिस्ट, टेम्परेचर 500 के 9 बार प्रेशर, NO बन गया। ये जो NO बना इसको फर्दर ऑक्सीडेशन किया तो NO2 बना। दिस NO2 को हाइड्रोलाइसिस में डाला तो हमारा HNO3 तो बन गया, विच इज 98% प्योर, बट दिस NO कैन बी रीयूज्ड इन द स्टेप 2। देखिए स्टेप 2 के जो रिएक्टेंट है एंड स्टेप 3 का प्रोडक्ट सिमिलर है। सो स्टेप 3 का यहाँ एक बार मैन्युफैक्चर हो गया, स्टेप 2 में बार बार रीयूज करने से कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। इससे हमारा फायदा क्या हो जाएगा? कॉस्ट कटिंग, जैसे जितने की जरूरत हो कम लीजिए, क्योंकि शुरू में बस इनिशियली ले लीजिए और उसके बाद तो हम खुद इसका मैन्युफैक्चरिंग करने लगेंगे, तो यहीं से उठा के अगली बार से स्टेप 2 में यूज करेंगे। सो विद दिस वी हैव डन द प्रिपरेशन ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब इसको रब करके इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। So after the preparation of the nitric acid, now we are moving for the physical properties. So physical properties क्या है इसका? तो ये कलरलेस आइली फ्यूमिंग लिक्विड है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया? कलरलेस लिक्विड है। क्लियर?
सेकंड वन, इम्प्योर HNO3 येलो कलर का। अब अभी तो मैंने बोला है कलरलेस होता है कब, जब प्योर होगा, जब प्योर होगा तो कलरलेस। अगर ये इम्प्योर है तो इसमें येलो कलर होता है। वो किसके कारण होता है, वो इम्प्योरिटी NO2 की। जो सारे पॉइंट मार्क कर रहा हूं मैं, वो सारे के सारे जेई में बहुत बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। सो ये स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स हैं, बट ये आपको बहुत हेल्प करेंगे MCQs में। सो कलरलेस होता है बट प्योर फॉर्म के लिए। जैसे इंप्यूरिटी आई येलो कलर हो जाएगा, और वो इंप्यूरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, NO2। सो MCQ में क्वेश्चन दे दिया जाता है कि वाई HNO3 येलो, और 4 ऑप्शन रहेंगे NO, NO2, N2O3, N2O5। तो आपको NO2 पता होना चाहिए। सफोकेटिंग एंड पंजेंट स्मेल है, दैट इज ए काइंड ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सफोकेटिंग तो इस ग्रुप के सब लोग ही थे, इसीलिए ग्रुप का नाम भी निकोजेन था। पंजेंट स्मेल रहेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड, मैंने आज ही स्टार्टिंग में यहीं से शुरू किया था कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और एसिड अच्छे हैं तो कोरोसिव नेचर रहेंगे ही। दूसरा, ये क्या करते हैं, जब स्किन पे पड़ते हैं तो स्किन पे येलो स्पॉट छोड़ देते हैं। स्किन पे अगर HNO3 गिरेगा तो स्किन को वहां पे येलो कलर का स्पॉट बन जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि स्किन में जो प्रोटीन्स होता है उस प्रोटीन को ये ज़ैंथ्रोप्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है एक्चुअली। सो इसका फॉर्मेशन ही है, बट स्किन में जो हमारा प्रोटीन होता है उसको कन्वर्ट करके ज़ैंथ्रोप्रोटीन बना देता है। बिकॉज ऑफ दैट स्किन के जिस पोर्शन को गिरा होता है उसको येलो बना देता है, येलो स्पॉट। नाउ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी मैंने क्लियर कर दिया था कि +5 में तो मोर देन +5 नहीं जा सकता है, तो खुद रिड्यूस होगा नीचे जाके और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। नाउ जनरल कॉन्सेंट्रेशन इसका 68% बाई मास होता है। जनरल कॉन्सेंट्रेशन जब आप HNO3 का लाएंगे मार्केट से तो 68%, बट अगर फ्यूमिंग में जाएंगे तो 86%। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी HNO3 में हमारा, देयर इज नो डाउट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के जहां जहां मैटर है मैंने आपको सिखाया है कि वहां पे आपको क्या सीखना है। बॉइलिंग पॉइंट का मैटर पे आपको सिर्फ H बॉन्ड की जानकारी होनी चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी, हम लोग इसको रब करेंगे। नाउ वी विल मूव फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज। सो आफ्टर द फिजिकल प्रॉपर्टीज नाउ वी आर मूविंग फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में शुरू में ही मैंने बोला था, नाम में ही है नाइट्रिक एसिड, तो इसके एसिडिक नेचर को प्रूफ करना होगा, जैसा अमोनिया में हमने बेसिक नेचर प्रूफ किया था। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, HNO3 को सिंपली डिसोसिएट कीजिए और देखिए क्या आएगा। HNO3 जब सिंपली डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, H+ एंड NO3-। H+ दे रहा है तो क्या होगा, H+ दे रहा है तो एसिड ही होगा। दूसरा, पानी डालिए और देखिए क्या होगा। अब वाटर यहां से कैसे टूटेगा, H+ एंड OH- में, और HNO3 कैसे टूटेगा, H+ NO3-। वाटर को तो तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, तो यहां से क्या रहेगा, एक हमारा H+, एक NO3-। H+ किसके साथ चले जाएगा, वाटर के साथ, और यहां से किसके साथ है आज, NO3 का भी। हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि वाटर तो हमने तोड़ा ही नहीं है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैंने वाटर को डिसोसिएट ही नहीं किया, क्यों, क्योंकि H+ देगा, वाटर को प्रोटोनेट करके H3O+ हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा और NO3- हो जाएगा। तो मेनली यहाँ भी क्या हो रहा है, जाकर वाटर को प्रोटोनेट कर रहा है, H+ ही तो दे रहा है, पानी में जाके उसको क्या दे रहा है, प्रोटोन दे रहा है, तो वो भी हमारा एसिड ही हो गया। अगर और भी डाउट है तो हम क्या करेंगे, HNO3 अगर एसिड है, HNO3 अगर एसिड है तो ये बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाना चाहिए। अगर ये एसिड है तो बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाना चाहिए, दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उससे कंफर्म हो जाएगा। तो मैंने क्या ले लिया, यहाँ बेस ले लिया। अब देखते हैं सॉल्ट एंड वाटर बनता है कि नहीं। यहाँ से फिर कैसे टूटेगा, H+ एंड NO3-। ये कैसे टूटेगा, Na+ एंड OH-। ऑल्टरनेट कीजिए, ये देखिए NaNO3, और यहां से क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर। अब यहां से प्रूफ क्या हो रहा है वो ध्यान देना है। अगर ये बेस था, सॉरी ये तो बेस ही है, अगर ये एसिड था तो बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर दे दिया। तो इन सारे इक्वेशन से मैंने क्या प्रूफ कर दिया आपको कि ये HNO3 हमारा नाइट्रिक एसिड जो है उसका नेचर एसिडी का। फर्स्ट वन HNO3 को मैंने क्या किया, H+ एंड NO3- में डिसोसिएट किया, दैट मीन्स टू से H+ दे रहा है तो एसिड होगा। अगला HNO3 को वाटर से H3O+ एंड NO3-, क्योंकि वाटर में जाके ये H+ इसको प्रोटोनेट कर दिया और NO3- बच गया। अल्टीमेटली यही हो रहा, प्रोटोनेशन हो रहा है, तो ये एसिडिक नेचर है।
फाइनल वन, किसी बेस से रिएक्ट करके देख लिया कि सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है कि नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। अगर बेस को रिएक्ट कराया और सॉल्ट एंड वाटर आया तो ये कंफर्म कर देगा कि ये जो हमारा है वो क्या होगा, हमारा एसिड होगा। क्लियर। सो अब इसको रब करेंगे और आगे इसके और कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सो एसिडिक नेचर हमने देख लिया था नाइट्रिक एसिड का, केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। नाइट्रिक एसिड का एक्शन ऑन मेटल्स, जरा ध्यान से समझिएगा। नाइट्रिक एसिड को जब किसी भी मेटल मींस एनी मेटल से रिएक्ट कराएंगे तो मेटल के नाइट्रेट तो बनेंगे ही, साथ में हमारा नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। देख लीजिए 2H। क्लियर है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग क्या मैंने बोला कि एक्शन जब मेटल्स पे होंगे HNO3 के, तो जो मेटल होंगे उनके नाइट्रेट्स बन जाएंगे और हमारा नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बता देता हूं। विदाउट ट्रिक क्या कहते हैं हम लोग जनरली कि डाइल्यूट HNO3 लेंगे तो मोस्टली NO बनेगा एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेंगे तो NO2। जनरली यही रहता है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं डाइल्यूट HNO3 की बात करूं तो NO और कॉन्सेंट्रेटेड की बात करूं तो NO2। जनरली अगर जनरली को हटाना है तो डाइल्यूट के अंदर दो केस है। डाइल्यूट में जब वो लेस रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करे या इनके कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करे। ध्यान से देखेंगे तो डाइल्यूट में भी मोस्टली लेस रिएक्टिव से रिएक्ट करेगा, NO ही बनेगा, जैसे कॉपर से करे, Ag से करे, Pb से करे, Hg से करे। बट इनसे थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव लोगों से जब Zn, Fg, Mg, Fe, Mg, Sn, Mn से करने लगेगा तो इंस्टेड ऑफ NO NO2 हो जाएगा। तो जनरल ट्रेंड तो यही है कि डाइल्यूट HNO3 मोस्टली NO बनाता है और कॉन्सेंट्रेटेड तो हाई पावरफुल है तो NO2 ही बनाएगा। लेकिन अगर मैं यहां चेंज करूं मेटल, सपोज मैं कॉपर और जिंक दोनों लूं, तो कॉपर के केस में NO और जिंक के केस में N2O। दैट मीन्स टू से अगर मैं इस सीरीज को कंसीडर नहीं करूं तो सिर्फ कॉपर लूं तो कॉपर में हमेशा मुझे NO मिलेगा और कॉपर में हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड डालूं NO2 ही मिलेगा। अब मैं एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखिए कॉपर के दो केस लिए, सॉरी डाइल्यूट के दो केस लिए हुए। सबसे पहले कौन सा केस है हमारा, डाइल्यूट का। यहां भी डाइल्यूट, यहां भी डाइल्यूट। अब डाइल्यूट को कॉपर से किया, कॉपर किस सीरीज में है, लेस वाले में, तो क्या देगा NO। तो देखिए कॉपर से रिएक्ट किया, कॉपर का क्या बन जाएगा, मेटल NO3 ट्वाइस, और हमको कौन सा गैस रिलीज हो जाएगा, NO, क्योंकि मैंने थ्योरेटिकली ट्रिक में बता दिया है कि कॉपर के साथ NO निकलेगा। लेकिन कॉपर की जगह अगर मैंने जिंक ले लिया तो NO की जगह मुझे कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, N2O। क्लियर। दैट मीन्स टू से डाइल्यूट HNO3 मेटल्स बदलने के साथ अपना कौन सा गैस निकलना वो बदल सकता है। मोस्टली NO रहता है बट इन लोगों के केसेज में N2O भी रहता है। क्लियर। तो ये ट्रिक बताने का मेन मकसद था कि ये वाला पार्ट जान जाए, अदरवाइज जनरली तो NO पढ़ाया ही जाता है। सेकेंड वन, अब कॉन्सेंट्रेटेड की बात करें तो कॉन्सेंट्रेटेड चाहे कॉपर के साथ लूं चाहे जिंक के साथ लूं, कॉन्सेंट्रेटेड तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, एवरी टाइम मुझे क्या मिलेगा, NO2, और इसका कलर कैसा रहता है, ब्राउन गैस रहता है। क्लियर है। तो आई थिंक मैंने ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। डाइल्यूट के अंदर प्रॉब्लम है कि डाइल्यूट में बाइफर्केशन हो सकता है कि मैं लेस रिएक्टिव पे हूं कि हाई। इन जनरल लेस के साथ NO ही रहता है, कुछ केसेज में मोर रिएक्टिव, जैसे मैंने जिंक का एग्जांपल ले लिया तो इंस्टेड ऑफ NO N2O मिल जाएगा। बट कॉन्सेंट्रेटेड में कोई पंगा नहीं है, NO2 ही मिलेगा, चाहे मैं कॉपर लूं चाहे जिंक, चाहे इस सीरीज से चाहे इस सीरीज से। क्लियर। सो ये हमने देखा एक्शन ऑफ मेटल्स। अब इसको रब करेंगे और आगे और इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। So now we are moving for the chemical property, under the chemical properties oxidizing nature. So oxidizing nature जानने के पहले हम HNO3 के बारे में कुछ जानेंगे। मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए तो आगे का सारी चीजें खुद क्लियर हो जाएंगी। HNO3 क्या करता है, ऑलमोस्ट सारे मेटल्स को डिसॉल्व करा लेता है। HNO3 अपने अंदर क्या करता है, ऑलमोस्ट सारे मेटल्स को डिसॉल्व कराता है। तो आखिर सारे मेटल्स को डिसॉल्व कैसे कराता है, आप नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर लिखेंगे कि HNO3 इज यूज्ड टू डिसॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स। अब इन सारे मेटल्स को कैसे डिसॉल्व कराता है, तो उनका ऑक्सीडेशन, उनको क्या कराता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर करके उनको ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे Zn है तो Zn+2 हो जाएगा, तो अब ऑक्सीडाइज हो गया तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन फॉर्म में आ गया। अब वो उसको अपने ऑक्सीडाइजिंग नेचर के हेल्प से ऑक्सीडाइज करने के कारण आराम से उसको डिसॉल्व कर लेगा। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि HNO3 कैन डिसॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स। कैसे, अब उनको क्या करेगा भाई, ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइज करने से उनका क्या, कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सॉल्यूशन फॉर्म। जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा है, ZnSO4, Zn मेटल रहता था, Zn+2 में जाकर सॉल्यूशन बनता था। तो इन शॉर्ट
HNO3 सारे मेटल्स को, सारे एक्सेप्शन अभी अलग बताऊंगा, इन जनरल सारे मेटल्स को ऑक्सीडाइज करके उनको सॉल्यूशन फॉर्म में बना लेता है और सॉल्यूशन फॉर्म में बना लेने के कारण उनको डिसॉल्व कर लेता है, सबको डिसॉल्व कर लेता है। पर कुछ पैसिव मेटल्स हैं जिनको वो डिसॉल्व नहीं कर पाता है। फर्स्ट पॉइंट, HNO3 कैन डिसॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स। हाउ? बाई ऑक्सीडाइजिंग देम। ऑक्सीडाइज करेगा, जैसे Zn ऑक्सीडाइज हुआ, Zn+2 सॉल्यूशन फॉर्म में आया, आराम से डिसॉल्व कर जाएगा। अब ऑक्सीडाइज होके क्या हुआ वो मैं यहाँ डिटेल्स में बताऊंगा, बट ये स्टोरी कॉन्सेप्ट जाननी जरूरी है। तो ऑक्सीडाइज करके डिसॉल्व करा ले रहा है। बट कुछ ऐसे मेटल्स हैं, पैसिव मेटल्स, जो ऑक्सीडाइज उससे नहीं होंगे। Be, एल्युमिनियम, क्रोमियम, CO, निकेल, ये सब लोग क्या है, उससे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पैसिव मेटल्स हैं। कैसे हैं? पैसिव मेटल्स हैं। जैसे एल्युमिनियम का तो हमने बहुत बार एग्जांपल लिया हुआ है। एल्युमिनियम के फॉइल में हम खाना पैक करते हैं, कोई फूड आइटम, गर्म खाना गर्म रखने के लिए, तो इनिशियली तो इस पे एयर का रेडियली अटैक होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है, और उसके बाद जो भी अटैक होगा एयर का इस लेयर पे, और एल्यूमिनियम सेफ हो जाएगा। यानी इनिशियली फास्ट रिएक्ट करता है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द ऑक्साइड्स उनकी रिएक्टिविटी घट जाती है। तो ये लोग क्या है, पैसिव वाले हैं, तो इनको HNO3 डिसॉल्व नहीं करा पाता है, तो ये एक्सेप्शंस है। सो पहले HNO3 डिसॉल्व कराता क्यों है? क्योंकि ऑक्सीडाइज करा देता है, वो यहाँ देखेंगे कैसे कराता है, और वो सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करके डिसॉल्व करा लेता है। बट ये लोग एक्सेप्शंस हैं जो डिसॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि ये पैसिव मेटल है। अगर नोबल मेटल्स की बात की जाए तो अंडर द नोबल मेटल्स Au और Pt को डिसॉल्व नहीं करा पाता। अंडर द नोबल मेटल्स Au और Pt को डिसॉल्व नहीं करा पाता, यानी कि सोना को और प्लेटिनम को। तो इन लोगों को कौन डिसॉल्व कराएगा? तो इन लोगों को इसी HNO3 के HCl के साथ, HCl और HNO3 3:1 रेशियो में हम एक्वारेजिया का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि आपका 10th में भी पढ़ा हुआ है। इसीलिए इन सारे टॉपिक को मैंने साइड में रखा है कि ज्यादा आपको टाइम इस पे नहीं देना है। जहां इंपॉर्टेंट है वहां हम टाइम देंगे, जहां नहीं है वहां हम लोग थोड़ा तेजी में निकलेंगे। सो HNO3 कैन ऑक्सीडाइज ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स एंड उनको डिसॉल्व कर लेगा बाय कन्वर्टिंग देम इन द सॉल्यूशन फॉर्म बाय ऑक्सीडाइजिंग। ये पैसिव मेटल्स हैं जिनको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। नोबल मेटल्स में Au और Pt को नहीं कर पाता है, तो नोबल मेटल्स के ये जो Au और Pt है कहां डिसॉल्व होंगे? तो उसके लिए हम एक्वारेजिया बनाएंगे, जिसमें HCl और HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड का 3:1 का रेशियो रहेगा, और उसमें वो डिसॉल्व कर जाएगा। अब ये ऑक्सीडाइजिंग जो बार बार बोल रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग होने से सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, उसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो ट्रिक क्या रहेगा? कोई भी नॉन मेटल हो और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डाले। थोड़ी देर पहले भी उस ट्रिक में आया था कि कौन सी गैस रिलीज होगी? NO2। बट यहाँ पे जो नॉन मेटल है उसका एसिड बन जाएगा। इंपॉर्टेंट, ये तो हमें पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था कि कॉन्सेंट्रेटेड में कोई टेंशन नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड में हर बार NO2 ही होगा, डाइल्यूटेड में NO और NO2 के बीच में डाउट था। ओह, नॉट NO2, डाइल्यूटेड में NO2 नहीं था, N2। कॉन्सेंट्रेटेड में फोकस करते हैं, डाइल्यूटेड से कंफ्यूज नहीं होना। कॉन्सेंट्रेटेड में कुछ भी हो, कॉपर हो, जिंक हो, सब में निकलना क्या है? NO2 वाटर। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारा जो नॉन मेटल है वो उसका एसिड बना लेना। फॉर एग्जांपल, कार्बन लिया मैंने, कॉन्क HNO3 के साथ हीट किया, कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन का एसिड बना लिया, एंड ये तो दोनों सिमिलर रहेंगे ही निकल के। क्लियर? तो ये क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है। नॉन मेटल का एसिड है तो एसिडिक ऑक्साइड ही होगा। क्यों? क्योंकि मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक इन जनरल। फिर डी ब्लॉक में इसके एक्सेप्शंस आएंगे, इन जनरल यही रहता है। तो हमें पता चल गया कि CO2 बना। क्यों? क्योंकि हमें जो नॉन मेटल कार्बन था उसका एसिड बनाना था सिमिलरली। और हुआ क्या कार्बन का? देखिए ऑक्सीडेशन हो गया। कार्बन यहाँ कितने पे था? 0 पे। कार्बन 0 पे था, -2 -4 +4 पे आ गया। दूसरा यहाँ देखिए I2 आयोडीन, कौन के HNO3 डाला, इसका एसिड बन गया। आयोडीन यहाँ 0 पे था, यहाँ पे -2 3 टाइम्स, -6 1 हट गया, -5 तो +5 पे आ गया। सो यहाँ 0 से +4, 0 से +5, यहाँ देखिए 0 -8 +3 -5 इन ऑर्डर टू बैलेंस +5। और हर बार NO2 वाटर तो रहेंगे ही रहेंगे। नाउ नेक्स्ट वन एस्टेट। अब सिमिलरली जैसे इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ? फुल इक्वेशन के फॉर्म में है। यहाँ से सिर्फ आयंस जिसको कंसीडर करना है, I2 और हमारा HiO3। तो सीधा सीधा क्या कर सकते हैं हम लोग? देखिए 0 से कहां पहुंचा? देखिए -2 3 टाइम्स, -6 +1, जो माइनस होता है प्लस होता है, -5 इन ऑर्डर टू बैलेंस +5। तो चाहे आप ये पूरा इक्वेशन लिखेंगे, चाहे ये वाला ट्रिक आप सीखेंगे आयनिक फॉर्म में। क्लियर? बात को समझिए। ये ब्लैक कलर से जो लिखा मैंने फुल इक्वेशन है, बट इस इक्वेशन में हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है कि आयोडीन 0 से +5 पे जा रहा है। तो ये आयोडीन 0 से +5 पे जा रहा है। यहाँ सिमिलरली P4 0 से +5 जा रहा है। क्यों? क्योंकि फास्फोरस से हमने एसिड बना दिया। नाउ
यहाँ भी वही आएगा फॉस्फोरस 0, -2 4 टाइम्स, -8 3 हट जाएगा, -5 इन ऑर्डर टू बैलेंस +5। तो हर जगह तो यही हो रहा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग 0 2 +4 0 2 +5 0 2 +5, तो सब लोग ऑक्सीडाइज ही कर रहे हैं। ठीक है, सल्फर में देख लें 0, -2 4 टाइम्स, -8 2 हट जाएगा, -6 इन ऑर्डर टू बैलेंस +6, ये भी ऑक्सीडाइज कर रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्लियर हो रहा है। बाय ऑक्सीडाइजिंग दिस, इनको आयंस के फॉर्म में ला रहा है, सॉल्यूशन के फॉर्म में ला रहा है, इजिली डिसॉल्व कर लेगा। ओनली दिस मेटल्स, पैसिव मेटल्स को डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। अमंग नोबल मेटल्स इन दोनों को नहीं कर पाएगा। इन दोनों को डिसॉल्व करने के लिए Cl और HNO3 का 3:1 का रेशियो ले लेंगे, दैट इज द एक्वा रेशियो, उनमें नोबल मेटल्स डिसॉल्व हो जाएंगे। नाउ सो क्लियर है, हमारा क्या ट्रिक यही है कि जो नॉन मेटल्स है उसके एसिड बना लो, जो नॉन मेटल्स है उसके एसिड बना लो, जो नॉन मेटल्स है उसके एसिड बना लो, जो नॉन मेटल्स है उसके एसिड बना लो। और चाहो तो ऐसे आप आयनिक फॉर्म में डायरेक्टली लिखने की प्रैक्टिस करो, वो तो बहुत अच्छी बात है। और कॉन्सेंट्रेटेड तो क्या डाइल्यूटेड भी रहेगा, तो Fe2+ को कहां लेके जाएगा, ऑक्सीडाइज ही करेगा। सो विद दिस वी हैव डन द ऑक्सीडाइजिंग नेचर। नाउ वी विल रब इट एंड वी विल मूव फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द ब्राउन रिंग। So now we are moving for the very important test, that is the brown ring test, which is a test for nitrates. Nitrates का confirmation confirmatory test है, या nitrates का डिटेक्शन करके बताएगा कि yes nitrates is present। अब ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो एक टेस्ट ट्यूब लूंगा, इस टेस्ट ट्यूब में हमें वो सैंपल लेना होगा जिसकी टेस्टिंग करनी है, सैंपल लेना होगा। और सैंपल क्या रहना चाहिए, वो सैंपल में, सैंपल जो लेंगे उस सैंपल में एक ऐसा सॉल्ट होना चाहिए जो क्या रखे, सॉल्ट कॉन्टेनिंग नाइट्रेट्स, क्योंकि टेस्ट तो उसी का करना है। क्लियर। तो सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में एक सैंपल लेंगे, सबसे फर्स्ट काम क्या करेंगे, एक सैंपल लेंगे, और उस सैंपल में क्या होना चाहिए, उस सैंपल में जो सॉल्ट हो उसमें नाइट्रेट्स प्रेजेंट होने चाहिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट्स, फर्स्ट वन। सेकेंड इसमें क्या करेंगे, सेकेंड में हम इसमें FeSO4 डाल देंगे। सेकेंड में क्या करेंगे हम लोग, FeSO4 डाल देंगे। और यहाँ ध्यान रखना है कि अभी अभी फ्रेशली बना हो, एकदम ताजा, क्यों वो सब बताता हूं। फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डाल देंगे, सेकेंड स्टेप। सो सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में हमने सैंपल ले लिया जिसमें नाइट्रेट्स हो, 2 नंबर पे एक्वस FeSO4 डाल देंगे जो कि हमारा तुरंत का बना हो। तीसरा क्या करेंगे, थोड़ी देर के बाद, आफ्टर सम टाइम्स, थोड़ी देर के बाद इसकी दीवार के सहारे ड्रॉपर से ड्रॉप वाइज ड्रॉप ऑंक H2SO4 डाल देंगे, बट इसको स्लोली डालना है और थोड़ी देर के बाद डालना है। सारी चीजें 1 by 1 क्लियर करूंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, सो बी कनेक्टेड, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो पहले सबसे टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें वो सैंपल लिया जिसमें नाइट्रेट्स हो, बिकॉज आई हैव टू डू द कॉन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द नाइट्रेट्स, तो उसमें नाइट्रेट्स होना चाहिए, नहीं तो टेस्टिंग डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। दूसरा उसमें एक्वस FeSO4 डाला जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो, क्यों, तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन क्या रहना चाहिए, अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं हो तो FeSO4 जो यहाँ Fe+2 में है, ध्यान देंगे Fe+2 में है, लॉन्ग स्टैंडिंग पे ऑटोमेटिक +3 में चला जाएगा। Fe जो +2 में है, लॉन्ग स्टैंडिंग यानी पुराना रहा, कुछ देर रख देंगे Fe2+ को तो Fe3+ में चला जाएगा। इसीलिए हमें Fe2+ चाहिए, क्यों, क्योंकि Fe2+ से ही हमारा ब्राउन रिंग का टेस्ट आगे पता चलेगा होगा, और अगर वो पहले से ही Fe3 में होगा तो कन्वर्जन कैसे होगा, क्लियर। और कन्वर्जन नहीं होने से क्या क्या होंगे वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें सैंपल जो लेना है उसमें नाइट्रेट्स हो, दूसरा जो FeSO4 लिया हो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो। अगर फ्रेश प्रिपेयर्ड नहीं हुआ तो जो यहाँ Fe+2 में दिख रहा है वो ऑलरेडी लॉन्ग स्टैंडिंग में +3 में चले जाएगा और हमारा जो मोटो है पूरा नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद इस दीवार के सहारे, इस वाल के सहारे ड्रॉपर से पॉइंट बूंद बाई बूंद, ड्रॉप बाई ड्रॉप थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 धीरे धीरे डाल लेंगे। अब अगर एक ही बार में पूरा H2SO4 उड़ल दिया, उझेल दिया, गिरा दिया तो ये पूरा का पूरा ही ब्राउन हो जाएगा। रिंग होने की जरूरत, रिंग बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे सिर्फ थोड़ा ही सा डालना है, जैसे रिंग बन जाए हमारा काम हो जाएगा। और ऐसे भी ये सैंपल से एक्वस FeSO4 सब जहां जाके मिलेंगे वहीं पे एक ब्राउन रिंग बनती है। क्यों बनती है, सपोज यहाँ तक हमारा सैंपल है, थोड़ा FeSO4 डाला, जहां तक जाके इनकी मीटिंग पॉइंट होगी वहां पे एक हमारा ब्राउन रिंग बन जाएगा। अब क्यों बनेगा उसके अंदर सारी चीज आप समझेंगे और कैसे बनेगा।
सबसे पहला काम मैंने बोल दिया है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, नहीं तो Fe2+ ऑलरेडी लॉन्ग स्टैंडिंग पे Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। और कॉन्क H2SO4 जो डाले ड्रॉपर्स के सहारे इसके दीवार से सटा के धीरे धीरे डालेंगे, बहुत ज्यादा एक बार डालेंगे तो सारा ही ब्राउन हो जाएगा और मुझे धीरे धीरे डालना है, ठीक है। अब NO3 कहां से आया? सैंपल से, क्योंकि सैंपल में नाइट्रेट्स है। क्लियर? इसके लिए कोई डाउट नहीं, NO3 कहां से आया? सैंपल से। दूसरा Fe2+ कहां आया? यहां से आया। Fe कहां पे है? +2 फॉर्म में है। H+ कहां से आया? कॉन्क H2SO4 से एसिड है तो H+ दे दिया। अब यहां से Fe2+ ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीडाइज होके Fe3+ में आ गया है। Fe2+ ऑक्सीडाइज होके Fe3+ में आ गया है और अल्टीमेटली मुझे NO भी मिल गया। अल्टीमेटली मुझे क्या मिल गया? इंपॉर्टेंट पॉइंट, NO। अब इस NO में खासियत क्या है वो मैं बताता हूं, यहां लिख लेता हूं, मैं बोलूं नहीं, मुझे बताना है। नाउ ये सब लोग मिलेंगे जब तो क्या होगा? Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअली 6 होता है। Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। जब हम यूनिट 9 पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा। तो 6 वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाता है। 6 वाटर मॉलिक्यूल से जब सराउंड होगा, अब NO से जो नया NO बना उससे भी इसको रिएक्ट होना है, तो NO को अंदर जाना होगा तो एक वाटर को बाहर आना होगा। ध्यान से समझिएगा। Fe कैन बी सराउंडेड बाय 6 लिगेंड्स, क्योंकि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो हमने तो ये सारे एक्वस मीडियम में एक्वस सॉल्यूशन में किया है तो पानी तो रहेगा ही, तो Fe क्या करेगा? 6 वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाएगा। बट हमारा अभी अभी ये जो NO बना है वो भी उससे रिएक्ट करना चाहेगा, तो NO को अंदर लेने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर करेंगे, तो अब 6 से 5 वाटर और एक NO। ये जो कम्प्लेक्स बना एक्चुअली यही हमारा ब्राउन रिंग कम्प्लेक्स है। ब्राउन रिंग कम्प्लेक्स। अब यहां देखिए इसकी खासियत क्या है। ये NO दिखता तो है न्यूट्रल की तरह, बट नहीं, ऐसा नहीं है। NO +1 में है। NO दिख रहा है न्यूट्रल की तरह, बट एक्चुअली NO प्लस फॉर्म में है, +1। तो NO अगर प्लस पे है तो ऑब्वियसली इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा? छोड़ा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NO दिख रहा है न्यूट्रल पर है प्लस के फॉर्म में, +1 के फॉर्म में, और NO +1 आने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। ये इलेक्ट्रॉन देखिए कहां जाएगा और क्या मजा आएगा। ये इलेक्ट्रॉन Fe2+ को अगर मिल जाता है तो Fe2+ कहां चले जाएगा? समझे? Fe2+ का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, एक गेन कर लिया, Fe+1 पे आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए NO, यही खासियत है, खूबसूरती है कि NO दिख तो रहा न्यूट्रल पर है, वो NO+ के फॉर्म में। इस प्लस फॉर्म के मतलब इस पे एक इलेक्ट्रॉन जो लूज हुए वही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, उसी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया जिसको गेन करके Fe2+ अब Fe+1 में चेंज हो चुका है। तो जेई में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, क्योंकि प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे तो जेई के लिए Fe2+ Fe1+1 में कन्वर्जन हो रहा है। वेयर एज बोर्ड के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, या जो मॉडर्न अप्रोच है Fe2+ का Fe3+ पे जा रहा है, तो दोनों को मिक्स नहीं करना है। मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। रीजन, NO दिख रहा है न्यूट्रल पर है +1 के फॉर्म में, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। ये जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के +1 बना, वही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होकर Fe+2 ले लेगा, गेन करके Fe+1 में बनेगा। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर हो रहा है। अब यहाँ पे जो कलर शो हो रहा है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो कलर शो हो रहा है, जो जनरली हम जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो मैक्सिमम टाइम कलर का जो शो होता है वो डी ट्रांजिशन से होता है। डी ट्रांजिशन, डी के इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी गेन करते हैं, एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे तो ऊपर जाते हैं, और जब एनर्जी लूज करके वापस आते हैं तो वापस आने के रास्ते में वो विजिबल स्पेक्ट्रम से पार करते हैं और वहां पे उनका कलर शो हो जाता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस व्हाटएवर वी आर गोइंग टू डू डील विद अबाउट द कलर्स, द डी ट्रांजिशन इज रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज डी के इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी ऑब्जर्व करके हायर स्टेट में जाएंगे, लूज करने के बाद वापस जब लोअर में आ रहे होंगे तो रास्ते में विजिबल स्पेक्ट्रम को क्रॉस करते हैं और उनका कलर पता चल जाता है। बट दैट इज द काइंड ऑफ मोस्टली, बट दिस इज द बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल है जहां पे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से हमारा कलर पता चल रहा है। क्लियर है? 100%? नो डाउट। अब क्या हो रहा है, ये तो काम तभी तक करेंगे जब तक हम जेई का क्वेश्चन कर रहे हैं। इन जनरल अदरवाइज हमारा क्या होगा? Fe2+ जो था वो हमारा जनरली कहां जाता है? Fe3+ में। Fe2+ कहां जाता है? Fe3+ में। यहां देख रहे हैं। तो मॉडर्न अप्रोच में जाएंगे तो इधर से जाएंगे, और नहीं तो जेई का क्वेश्चन करना है तो हमें ऐसे जाना होगा, हमें मार्क्स लेना है। तो क्लियर है? नाउ तो चार्ज ट्रांसफर से इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो रहा है? चार्ज ही ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लिखना थोड़ा सा
चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, तो चार्ज के ट्रांसफर से कलर शो करते हैं, क्योंकि ये जो चार्ज NO प्लस का था, NO प्लस बना था 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके, वो इसने गेन कर लिया और इसी से इसका कलर शो होता है। अब ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बन गया। मैंने बता दिया कि Fe के कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं, 6 वाटर था, एक बाहर आया क्योंकि NO जो हमने फ्रेशली प्रिपेयर किया हुआ है वो उससे रिएक्ट करेगा, एक कंपाउंड बनेगा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और उसी का कलर ब्राउन रिंग होता है। नाउ इस पे और भी बहुत तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी यहाँ तो हम आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, 12 वाले लोग सीधा इसको फॉलो करेंगे, इसलिए मैंने पहले से लिख के रखा है, JEE वाले लोग इसको फॉलो करेंगे। नाउ और भी बहुत सारे रास्ते हैं जो आपको इस ब्राउन रिंग टेस्ट पे पूछा जा सकता है। तो सबसे सिंपल तो हमने टेस्ट ट्यूब में भी देखा है, FeSO4 पे क्या डल रहा है, NO। अब बहुत सारे लोग का एक क्वेश्चन माइंड में बहुत आएगा कि कहीं भी इस रिएक्शन में HNO3 दिख नहीं रहा है, तो फिर HNO3 के टॉपिक में इसको क्यों पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग के मन में डाउट आ जाएगा कि HNO3 इसमें कहीं भी बोर्ड पे नहीं दिख रहा है, देन व्हाई वी आर डिस्कसिंग द ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेस अंडर द टॉपिक ऑफ नाइट्रिक एसिड। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि है NO3 माइनस कहां से आया होगा, NO3 माइनस कहां से आया होगा, NaNO3 से ही आया होगा। और उस पर हम क्या डाल रहे हैं, एसिड डाल रहे हैं H2SO4। ध्यान से देखिए, NaNO3 माइनस नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स तो मैंने पहले भी बताया, चाइल्ड सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर। तो NaNO3 अगर मैंने लिया तो यहां से Na प्लस NO3 माइनस और H2SO4 है तो H प्लस HSO4 माइनस। क्लियर। अब यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ ये प्लस है, यहाँ माइनस, ये प्लस माइनस जैसे ही कनेक्ट होगा देखिए क्या बन जाएगा, HNO3। यही तो मेथड से हमने प्रिपरेशन किया था, सॉल्ट पीटर मेथड से। आज ही पहला प्रिपरेशन यही था। तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज कि व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग अंडर द टॉपिक ऑफ द नाइट्रिक एसिड, बिकॉज जो नाइट्रेट्स ले रहे हैं वो सॉल्ट पीटर से जो आ रहा है उसमें हम डाल तो एसिड ही रहे हैं, और दोनों का आयंस ब्रेक कर दीजिए, प्लस माइनस। सो HNO3 के साथ जाके HNO3 तो आ ही रहा है, बस हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि हम पूरा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं रिएक्शन का। हम सिर्फ अपने 12 पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ले रहे हैं, JEE पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ले रहे हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला, बहुत ही खूबसूरत सा एग्जांपल है चार्ज ट्रांजिशन से कलर शो करने का। सो यहाँ पे Fe2 प्लस Fe+1 में बदल रहा है, जबकि एक्चुअली जो हम पढ़ रहे हैं उसमें +2+3 में जा रहा है। नाउ अब और देखेंगे तो अभी इसी पे मुझे याद आ गया था कि HNO3 में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम डाल क्या रहे हैं FeSO4 और हमारा बन क्या रहा है NO, हमारा बन क्या रहा है NO। अभी इस मेथड से चल रहा है NO। अब ये दोनों कनेक्ट होके जो बनाएंगे यही हमारा ब्राउन रिंग है, यही हमारा ब्राउन रिंग है। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब एक होता है हमारा ग्रीन विट्रॉल। क्या होता है हमारा, देखिए जरा ध्यान से समझिए। ग्रीन विट्रॉल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, FeSO4.7 वाटर के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसका 7 रहता है। तो FeSO4 में पहले से 7 वाटर इसमें लगे हुए हैं, और मुझे क्या पता है कि Fe मैक्सिमम 6 लोगों के साथ बॉन्ड बनाता है। तो 7 लोगों में मैं क्या करूंगा, 6 को पहले अंदर रख लेते हैं, Fe के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को अंदर रख लेंगे, और ध्यान से देखेंगे क्या बचेगा SO4, और एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकलना पड़ेगा, बिकॉज Fe का मैंने बोल दिया है मैंने आपको कि कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम 6 रहेगा, जो यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम सीखेंगे, पर अभी आपको पता रखना होगा। सो 6 रहना चाहिए, 7 वाटर है तो एक वाटर तो पहले बाहर, और यहां से SO4 यहां बाहर। अब अगर ये 6 वाटर में एक नाइट्रोजन NO घुसाऊंगा ये वाला, तो ऑब्वियसली एक और मॉलिक्यूल बाहर वाटर का आएगा, तो 6 के जगह क्या होगा 5, और वाटर 1 के जगह 2, और यहाँ NO आ जाएगा। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स जरा ध्यान से देखिए, सेम Fe वाटर के 5, NO SO4 आउटसाइड और 2 वाटर। कंफ्यूजन है, फिर से देखिए, FeSO4 7 वाटर, Fe मैक्सिमम 6 लोगों से मिलेगा, तो पहले 6 वाटर अंदर और 1 वाटर बाहर, बट NO को अंदर जाना है तो एक और वाटर बाहर, तो 2 वाटर बाहर, अब NO अंदर, क्योंकि टोटल 5 वाटर प्लस 1 NO 6। Fe कैन बी मैक्सिमम सराउंडेड विद द 6 लिगेंड्स। अब इसी चीज को चार्ज के फॉर्म में लिख लेंगे, SO4 अगर हटेगा तो क्या होता है H2SO4, 2 प्लस 2 माइनस, या -2 जाएगा तो इसमें +2 आएगा। ये तीनों भी दिख रहे हैं, तीनों के तीनों ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स हैं, तीनों के तीनों ब्राउन रिंग हैं। अब जो बताने जा रहा हूं उस पर जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। अब इन सारी चीजों में ये सारे जो कंफ्यूजन हो गया, अब हमारा
इसको क्लियर करने का सीधा रास्ता है कि हम देखेंगे कि Fe का क्या स्टेट है और NO का क्या स्टेट है, और सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो मैं थोड़ा इधर जगह बना लेता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी लीजिए। 3 2 1। अब मैं आपको फाइनल कंक्लूजन पे लेके चलता हूं। ग्रीन विट्रोल कॉन्सेप्ट में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस इज द फार्मूला FeSO4 7H2O। Fe सिर्फ 6 लोग से सराउंड हो सकता है, तो 6 वाटर अंदर थे, लेकिन NO को भी अंदर आना है, तो 1 वाटर और बाहर चला गया, तो 2 वाटर आउट ऑफ 7, 5 अंदर, 2 बाहर, NO अंदर, और SO4 FeSO4 का। अब इंपॉर्टेंट यहां से अब डिस्कशन क्या होगा अबाउट स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe एंड NO। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि Fe का यहाँ पे क्या स्टेट है और NO का यहाँ पे क्या स्टेट है, यानी कि +1 है, +2 है, +3 है, या +1 है या 0 है, क्या है, यही हमें डिस्कस करना है। इसके लिए हम चलते हैं, सबसे पहले हम Fe के बारे में पता करते हैं। तो Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सबको पता है 26। 26 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं, 26 तो 3d6, क्योंकि d1 से d6 तक जाएगा, तो 4h2 एंड 3d6। ये तो आप इसी लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 4h2 3d6 Fe का, तो जरा बना के देख लेते हैं। तो पहले d6 ही भर लेते हैं, पहले d, तो d में 5 और s में 1। अब देखिए 3d6, 1 2 3 4 5 और 6, पहले सिंगलिंग फिर पेयरिंग। 4s में कितने हैं, 1 और 2। क्लियर। नाउ अब यहां से क्या होता है, बहुत ही ध्यान से यहां समझिएगा। अगर मैं Fe का मैग्नेटिक मोमेंट निकालूं म्यू, तो इसका फॉर्मूला होता है √n × n+2, जहां n क्या होते हैं, हमारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब इसका वैल्यू चेक किया गया तो म्यू का प्रैक्टिकल वैल्यू 15 आ गया, जो कि शायद उससे हमें मतलब नहीं है, तो कुछ 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन आ जाएगा। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि म्यू की वैल्यू 15 आई। तो अगर म्यू की वैल्यू 15 आई तो उस समय नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है म्यू का, मैग्नेटिक मोमेंट का √n × n+2। तो n ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो n है वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और म्यू की वैल्यू मुझे पता चली 15 है, तो n क्या हो सकता है, 3 ही हो सकता है। देयर इज नो अदर ऑप्शन। क्यों, क्योंकि 3 और 3+2, सो 3 और 3+2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल वही आ जाएगा √में। तो इसे कंफर्म हो गया कि n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3। और n क्या है, टू बी वेरी क्लियर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब पता चल गया कि Fe में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने होने चाहिए, 3। और अभी अभी जब मैंने Fe का लिखा है तो कितना आ गया, देखिए 1 2 3 4, तो 3। तो अब इससे ये क्लियर हो गया कि सिंपल Fe तो नहीं है, सिंपल Fe तो नहीं है, क्योंकि अभी जो मैंने लिखा सिर्फ और सिर्फ Fe का लिखा है। Fe का क्या होता है, 3d6 4s2 या 4s2 3d6। तो s में मैंने 2 डाल दिए हैं, d6 में 5 ऑर्बिटल्स, तो एक सिंगलिंग फिर डबलिंग। अब अनपेयर्ड कितने हैं, 1 2 3 4। बट मेरा ये प्रैक्टिकल डेटा क्या कह रहा है कि जो म्यू मैंने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला वो वैल्यू 15 है, और उसमें n की वैल्यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 सेटिस्फाई हो रहा है, 3 × 3+2 5, 3 × 5 √15। सो 3 अनपेयर्ड, बट हमें 4। इससे पक्का पता चल गया कि Fe नॉर्मल नहीं है, 0 पे न्यूट्रल नहीं है। अब मैं Fe+2, अगर इफ आई वांट टू गो फॉर हिट एंड ट्रायल मेथड, तो अगर Fe2+ पे बात करूं, क्योंकि Fe जनरली यही सब में रहता है, 2+, 3+, 1+, और क्या रहेगा, न्यूट्रल, ज्यादा कुछ ऑप्शंस है नहीं उसके पास। तो क्या करेगा, सॉरी ये थोड़ा छोटा रहेगा, सिंगल है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब Fe2+, पहले Fe का लिखा, अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, ये दोनों गायब हो जाएंगे s वाले, और इनका जो था वही रह जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो s वाला दोनों खत्म हो जाएगा, क्योंकि फ्रॉम Fe नाउ वी आर राइटिंग फॉर Fe+2, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम किया मैंने, s का दोनों ये खत्म कर दिया यहाँ पे। अब बच गया कितने अनपेयर्ड, 1 2 3 4, स्टिल 4, बट आई वांट 3। अब जरा Fe+1 पे चेक करते हैं क्या होता है। इसका मतलब हमारा ये भी अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब देखिए जरा जाके क्या होता है। अब Fe+1 के लिए, तो +1 के लिए क्या होगा, इनका तो 6 रहेगा ही, 1 2 3 4 5 और 6, और इनका जो 2 था, +1 में नॉर्मल में 2, +2 में दोनों हटा दिया, तो +1 में 1 हटेगा और 1
रहेगा। अब अनपेयर्ड काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, ये तो और बढ़ गया। बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पहले इसको अच्छे से आपको क्लियर कर दूं, दैट यू शुड नॉट बी इन एनी कंफ्यूजन। हम चेक करना चाह रहे हैं कि इस तीनों ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में Fe का स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड NO का ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर Fe सिंपली मैंने Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2 लिख दिया और उसको उसके ऑर्बिटल्स में डाल दिया, तो 3d6 सिंगली एंड डबली 4s2। यहाँ मुझे 4 अनपेयर्ड मिल रहा है, जबकि हमने प्रैक्टिकल डेटा से बोर में मैग्नेटिक मोमेंट से चेक किया था तो मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आने चाहिए, यानी Fe तो 0 में नहीं है। Fe 2 पे ट्राई किया तो ये 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, S वाले दोनों हट गए, अभी भी 4 अनपेयर्ड है, तो ये भी हमारा काम नहीं कर पा रहा है। अब +1 में चेक कर रहे हैं, तो +1 में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन हटेगा इससे, तो एक हटेगा एक रहेगा, अब अनपेयर्ड 5 हो रहा है। यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो NO है हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहां से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। NO, क्योंकि इसके साथ Fe के साथ और कौन है यहाँ पे, हर जगह NO हर जगह लगा हुआ है। तो NO जो होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे होता है वो तो आपको ज्यादा डिटेल्स यूनिट 9 में पता चलेगा, पर अभी आप जान कर रहेंगे कि NO जो होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग करता है। अब पेयरिंग कैसे होगा, ध्यान से देखेंगे जरा, इस इलेक्ट्रॉन को उठाएगा और यहाँ पे पेयर करा देगा। Why? Because NO is present everywhere in the brown ring complex and NO being the strong ligand की प्रॉपर्टी होती है कि वो आपको पेयरिंग कराएगा। तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को जो सिंगल था उठा के पेयर अप कर दिया। नाउ वी हैव ओनली 1 2 and 3 unpaired electron and we are satisfied with our number of unpaired electron of the practical value of the magnetic moment। सो यहाँ बहुत ही मजे से क्लियर मैंने कर दिया कि जो n की वैल्यू 3 आ रही थी वो Fe ने सेटिस्फाई नहीं किया न्यूट्रल पे, Fe2 ने भी नहीं किया, Fe+1 ने किया, क्योंकि Fe being NO being the strong ligand वो पेयरिंग करा देगा। यहाँ के जो सिंगल इलेक्ट्रॉन थे पेयर करा दिया। नाउ वी हैव ओनली 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो अब एक चीज बहुत क्लियर हो गई है कि Fe इन सब में किस स्टेट में है। एक चीज बहुत क्लियर हो गई है कि Fe इन सब में किस स्टेट में है, +1। अब जब Fe+1 में है तो NO का निकालना तो हमारे लिए बहुत इजी है। देखिए ये +1 न्यूट्रल, तो 0 को 5 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा। NO का निकालना है, X ले लो और ओवरऑल चार्जेस +2। जरा बहुत ध्यान से समझेंगे। अब हमें Fe का पता चल गया है, अब एक ही वेरिएबल है वो आराम से निकल जाएगा क्योंकि ओवरऑल चार्ज हमें पता है। Fe का +1, H2O न्यूट्रल है और 5 से गुना भी करेंगे 0 में तो 0 ही रहेगा। जो अननोन है NO उसको X लिया और ओवरऑल +2। सो ये +1 तो इसको भी +1 होना होगा +2 सेटिस्फाई करने के लिए, यानी NO भी क्या हो गया, यहाँ से X की वैल्यू निकालेंगे तो +1 ही आएगा। आप सिंपली सोल्व कर लेंगे और ऐसे भी दिख रहा है ओवरऑल +2 चाहिए, 1 है तो ये भी 1 होगा। 1 + 1 यही तो +2 होगा। तो इससे एक चीज और क्लियर हो गई कि NO भी यहाँ किस स्टेट में है, +1 में है। NO भी +1 में है और Fe भी। तो यही तो मैंने आपको सिखाया था कि जब जेई का क्वेश्चन करेंगे तो क्या करेंगे, NO+1 में ही रहेगा। तो NO+1 बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो छोड़ रहा था उसी एक इलेक्ट्रॉन को Fe2+ लेके Fe+1 में आ जा रहा था और इससे क्लियर हो जा रहा था कि चाहे वो NO हो चाहे वो Fe हो, दोनों पे चार्जेस +1 के ही हैं। और ये चीज मैंने आपको वेरीफाई कर दिया। लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा हुआ कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है, सब जगह 6। देखिए सब जगह 6, 5 1 6 5 1 6, 6 से उसको जुड़ना ही है। और 6 का कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सेटिस्फाई कर सकता है, sp3 पे तो 4 पे खत्म, तो d का एक्सटेंशन 2 पे होगा। क्लियर है, यानी s अकेला, p में तो 3 ही ऑर्बिटल होते हैं और d में 5, लेकिन मेरा s P1 P2 P3, देखिए S P1 P2 P3 और D2 D के 2, तो ये हमारा एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा, sp3d2। क्लियर है, अच्छे से अगर आप समझ गए होंगे तो आपको यहाँ से 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि यही तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसको प्रूफ करने के लिए हमने इतना
परेशानी ली। अब फाइनल कंक्लूजन क्या रह गया कि एफ ही सारा +1 में है, एनओ सारा +1 में। तो खूबसूरती क्या है, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल था कि एनओ दिख तो रहा है तो न्यूट्रल, दिख तो रहा है न्यूट्रल, पर है वो +1 में, और इसी कारण ये सारे परेशानियां हो रही हैं। और यही 3 फॉर्मेट में ब्राउन रिंग आ सकता है। आई थिंक अब आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए ब्राउन रिंग टेस्ट से, क्योंकि मैंने आपको हर चीज बिल्कुल डिटेल्स में बताई। एफई का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक कीजिए, 3 मैच नहीं कर रहा है तो गेस करने के लिए हीट एंड ट्रायल में फिर 2+ कीजिए, फिर 3 मैच नहीं कर रहा है Fe +1 में कीजिए। एंड अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि NO भी साथ में जो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो आउटर के इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा। नाउ वी हैव ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स, नाउ वी हैव sp3, बट ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर लिगैंड इज 6, सो 6 कैसे होगा, sp3d2। सो इसके साथ हमारा ये ब्राउन रिंग टेस्ट बहुत अच्छे से खत्म होता है। हम इसको रब करेंगे और ब्रीफली हम इसके यूजेस देख लेंगे। और so now we are moving for our last section, that is the uses of the nitric acid। तो यूजेज इसके आपको सिंपल है, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी चीजों में काम आते हैं। अमोनियम नाइट्रेट्स में जो स्पेशली फर्टिलाइजर्स बनाने में काम आता है। एक्सप्लोसिव में देखा जाए तो ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन और नाइट्रोग्लिसरीन, ये सारे एक्सप्लोसिव हैं। पिकलिंग ऑफ द स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन बनते हैं स्टेनलेस, जिसमें जंग नहीं लगे तो उसका एक प्रोसेस होता है जिसमें उसको चमकाया जाता है, वहां पे भी नाइट्रिक एसिड की जरूरत पड़ती है, उस प्रोसेस को पिकलिंग कहते हैं। रॉकेट फ्यूल में भी ऑक्सीडाइजर का काम करता है, क्योंकि हमने शुरू में ही पढ़ा है कि ऑलरेडी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो खुद रिड्यूस होकर दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। प्यूरिफिकेशन हमने पढ़ा है एक्वारिजिया में, जो नोबेल मेटल्स को वहां अच्छे से डिजोल्व नहीं कर पाता है, स्पेशली AU को, PT को, इन सबको एक्वारिजिया, जहां बताया था मैंने HCl और HNO3 का 3:1 रेशियो ले लेंगे और एक्वारिजिया में वो भी डिजोल्व कर जाते हैं। और एज लैब रिएजेंट तो एक अच्छा लैब रिएजेंट है, बहुत सारे नाइट्रेट सॉल्ट्स, बहुत सारी चीजें बनाने में काम आता है। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द टुडेज लेक्चर। आप अच्छे से पढ़ते रहिए और बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि इस लेक्चर को डिजाइन करने में बहुत मेहनत की गई है, स्पेशली फॉर योर ब्राउन रिंग टेस्ट, so that it should clear your all the doubts at a single video. So we'll see you soon in the next lecture. Until then, take care. Bye bye.